नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन भी प्रेस कर दीजिए। आज हम लोग फीडिंग पावर सर्किट से जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इंटरव्यू वगैरह में पूछे जाते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। फीडिंग पावर सर्किट का डिटेल वीडियो हमारे चैनल पर बना हुआ है, उससे आप समझ सकते हैं कि OHE की सप्लाई हमारे GR के थ्रू कैसे हमारे ट्रैक्शन ट्रांसफार्मर में पहुँचती है और वहाँ से हमारे ट्रैक्शन मोटरों में करंट जाती है। आज हम बात करते हैं जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। जैसे इसमें लिखा हुआ है कि OHE है ऊपर, तो OHE पूछा जाता है कि कितने KVA की है और कौन सी है ये। तो ये 25 kV की सिंगल फेज AC सप्लाई आती है जो कि 600 एम्पियर का ये करंट रहता है। इस OHE को पेंटो के माध्यम से, दो पेंटो हमारे लगे हैं, एक कैब 1 के ऊपर और एक कैब 2 के ऊपर। फिर ये क्वेश्चन अक्सर आता है कि ये रूफ बार कितने हैं। तो ये आप एकदम याद रख लीजिए कि जो गुड्स का लोको होगा उसमें हमारे 6 रूफ बार होंगे और 2 HPT लिंक होगी, और जो हमारा पैसेंजर का लोको होगा उसमें 4 रूफ बार और 2 HPT लिंक होगी। HPT लिंक किस काम आता है कि जब हमारा कोई पेंटोग्राफ टूट गया है तो उससे संबंधित जो हमारा HPT लिंक है उससे हम उसको इलेक्ट्रिकली ग्राउंड कर देते हैं। फिर ये क्वेश्चन अक्सर मिलता है ET1 और ET2 क्या है। तो ET1 जो सर्ज अरेस्टर है वो आकाशीय बिजली से बचाने के लिए है, और इसका जो गैप होता है वो 180 से 210 mm होता है, और इसका जो स्पार्क ओवर वोल्टेज है वो 125 kV होता है। यानी जब 125 kV वोल्टेज इसमें आ जाएगा तब ये ET1 में जो गैप है वो भर जाएगा और जो आकाशीय बिजली है वो ग्राउंड हो जाएगी, हमारे रूफ ऑपरेटर सुरक्षित हो जाएंगे। ET2 ये जब हमारे ट्रांसफार्मर में करंट ज़्यादा हो जाता है और बहुत कम गैप में अगर बार बार हम डीजे को लगा रहे हैं उस समय ट्रांसफार्मर में ज़्यादा करंट हो सकता है, तो उस समय ET2 सर्विस में आता है। ET2 में 70 से 90 mm का हमारा गैप होता है और इसका स्पार्क ओवर वोल्टेज होता है 67.5 kV। अब ये तो आप सब लोग जान ही रहे होंगे, लेकिन अब इसमें क्वेश्चन जो आता है वो ये पूछा जाता है कि ET1 में ये जो गैप हम 180 से 210 बता रहे हैं, अगर ये गैप ज़्यादा हो जाए तो क्या होगा। तो अगर ये गैप ज़्यादा हो गया और आकाशीय बिजली गिरी तो वो जो गैप है वो हमारा स्पार्क से नहीं फिल हो पाएगा और हमारी जो वोल्टेज जो आकाशीय बिजली गिरी है रूफ ऑपरेटर्स पर वो ग्राउंड नहीं हो पाएगी और रूफ ऑपरेटर्स हमारे जल जाएंगे। दूसरा ये पूछा जाता है अगर इस गैप को कम कर दिया जाए तो क्या फ़र्क पड़ेगा। तो अगर हम गैप बहुत कम कर देंगे तो पता चला हमारा जैसे हमने पेंटो उठाया OHE की सप्लाई ही इससे ग्राउंड हो जाएगी क्योंकि गैप कम है, इसलिए इसका एक स्टैंडर्ड गैप दिया गया है। सेम चीज़ यही ET2 में है कि गैप अगर अधिक बढ़ा दिया गया तो ट्रांसफार्मर में ओवर वोल्टेज होगा तो वो सर्विस में नहीं आ पाएगा, और बहुत कम कर दिया गया तो बार बार सर्विस में आएगा और गाड़ी हमारी चलने नहीं देगा। ये जो ET1 होता है ये डीजे क्लोज करने से पहले सर्विस में आता है, और जो ET2 होता है ये डीजे क्लोज करने के बाद में सर्विस में आता है। एक क्वेश्चन ये आता है कि HOM हैंडल कहाँ लगा है। तो ये BB बॉक्स में जो क्या हुआ है, और इस HOM हैंडल को ऑपरेट करने से हमारे एक बार से हमारे सारे रूफ ऑपरेटर्स और दूसरे बार से हमारे मेन ट्रांसफार्मर ग्राउंड होता है। फिर अक्सर इसके बारे में बात होती है QLM कि ये क्या है। तो ये एक सेफ्टी रिले है जिसका NCIMT डीजे ब्रांच पर लगा हुआ है। इसको एक TFILM जो कि करंट ट्रांसफार्मर है जिसमें 50:1 का करंट रेशियो रहता है, इसके थ्रू हमको QLM को सप्लाई हम देते हैं। 450 एम्पियर करंट हो जाता है उस समय 9 एम्पियर करंट हमारे QLM को मिलता है और QLM रिले एनर्जाइज होकर डीजे को ओपन करा देती है। जो ये हमारी QLM रिले है इसमें हमारे मैकेनिकल लॉकिंग है, यानी जब तक इसको हम नाब से रीसेट नहीं करेंगे ये QLM हमारी रीसेट नहीं होगी और डीजे हमारा क्लोज नहीं होगा। फिर पूछा जाता है कि ये जो हमारा मेन ट्रांसफार्मर है ये ऑटो ट्रांसफार्मर क्यों है, क्यों नहीं इसको स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा के यूज़ किया जा रहा है। तो ऑटो ट्रांसफार्मर में क्या होता है, जो सेकेंडरी वाइंडिंग है वो हम टैप से उसके नंबर ऑफ टर्न्स को कंट्रोल कर सकते हैं, और हमको ट्रैक्शन मोटर में जो करंट जाना है वो वेरिएबल वोल्टेज में उसको करंट भेजना है। तो वो लोको पायलट अपने MP से उसको कंट्रोल रखता है कि जितना हम नाच लेंगे उसी हिसाब से ऑटो ट्रांसफार्मर का जो टैप है वो सेकेंडरी वाइंडिंग में जाएगा। जैसे अगर हमने एक नाच लिया तो उस समय हमारा जो ऑटो ट्रांसफार्मर का टैप है वो जहाँ पे लगेगा उसके नीचे नंबर ऑफ टर्न्स जो कि 30 टर्न्स होते हैं उतने ही वर्किंग में आएगा। यानी इसका मतलब जब हम एक नाच लेते हैं तो हमारे प्राइमरी में ये तो पूरी
नंबर ऑफ टर्न्स होती है जो कि 1040 है, और सेकेंडरी में जो एक नाच पे जो नंबर ऑफ टर्न्स गया वो है जो कि 30 रहता है। तो इस तरह हम फर्दर यहीं पे ही स्टेप डाउन कर लेते हैं वोल्टेज को। अगर हमने 2 नाच लगाया, और एमपी से हम 2 नाच क्यों लगाएंगे, यानी वोल्टेज हमको ज़्यादा चाहिए, उस समय हमारा ये ऑटो ट्रांसफार्मर का टैप जो नंबर ऑफ टर्न्स पे जाएगा वो 60 हो जाएगा। तो जब सेकेंडरी में हमारे नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ जाएंगे, जो 30 था वो 60 हो गया, तो हमारा ऑब्वियस है कि वोल्टेज हमारा बढ़ जाएगा। तो इसमें ऑटो ट्रांसफार्मर में क्योंकि 32 हमारे पास नाच है और प्रत्येक नाच में 30 नंबर ऑफ टर्न्स है, तो टोटल हमको 960 टर्न तो चाहिए नाच के लिए, जितने हम नाच लगाएंगे, और 80 टर्न्स में और एक्स्ट्रा होती है जो कि एज ए रजिस्टेंस का काम करती है, यानी कुल 140 नंबर ऑफ टर्न्स इसमें लगे होते हैं। ये क्वेश्चन भी अक्सर आता है कि ये जो टीएफपी है, जो प्राइमरी वाइंडिंग है, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, तो इसमें 288 नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं, और जो ट्रैक्शन ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी वाइंडिंग है उसमें नंबर ऑफ टर्न्स की संख्या 24 होती है। ठीक है, इंटरव्यू में जाते हैं, कोई ऑफिसर आपसे इंटरव्यू ले रहा है, तो ये क्वेश्चन जनरली वो पूछता है, या किसी के भी दिमाग में आ सकता है कि अगर हमने फर्स्ट नाच लिया तो ट्रैक्शन मोटर को वोल्टेज कितना जा रहा है। तो आपको पता है आपके पास 2 तरह के ट्रांसफार्मर हैं। यहाँ पे देखिए लिखा है 3900 kVA, तो जो 3900 kVA वाले ट्रांसफार्मर हैं उसमें अगर हम पहला नाच लेते हैं तो हमारे ट्रैक्शन मोटर को 27 वोल्ट करंट मिलता है, और अगर 5400 kVA वाला ट्रांसफार्मर है तो फर्स्ट नाच पे हमको 31 वोल्ट हमारे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर है, इसको आप लोग याद रखिए। फिर इसके बारे में तो हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि ये जो GR है इसमें हमारे 3 कैम कॉन्टेक्टर हैं, CGR1, CGR2 और CGR3। 1 हमेशा आड नाच के लिए होगा, CGR2 हमेशा बिटवीन नाच पे सर्विस में आता है, और 3 और 2 ये दोनों हमारे इवन नाच पे सर्विस में आते हैं। इसके बारे में डिटेल हमने पिछले वीडियो में बता रखा है, आप वहाँ से आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप RGR देख रहे हैं। RGR होता है ग्रेजुएटर का रेजिस्टेंस है, जिसका मान 1.61 ओम होता है, और इसकी सुरक्षा के लिए Q44 रिले लगाई गई है डीजे कंट्रोल सर्किट में, जिसमें कि 0.6 सेकंड का टाइम लैग दिया है, और अगर 0.6 सेकंड से ज़्यादा RGR में करंट जाता है तो Q44 रिले डी एनर्जाइज होकर डीजे को खोल देती है। दूसरा इसमें एक आपको रेजिस्टेंस दिख रहा है RPGR। ये GR का परमानेंट रेजिस्टेंस है, जिसका की मान 97 किलो ओम होता है। जब हम एक नाच से दूसरा नाच लेते हैं तब ये सर्विस में आता है और फ्लैशिंग को रोकता है। और एक क्वेश्चन ये भी आता है कि अगर MP को हमने 0 पे किया और GR किसी नाच पे फंस गया तो क्या होगा, तो उस समय हमारी Q46 रिले इनर्जाइज होगी, और ये जब रिले इनर्जाइज होगी तो ये अपना NCI Q118 ब्रांच पे खोलकर डीजे को ट्रिप कराएगी। और चूंकि Q118 में 5 सेकंड का टाइम लैग है, इसलिए Q118 का 4 ब्रांच पर 5 सेकंड बाद ओपन होगा, और Q44 में फिर 0.6 सेकंड का लैग है, तो कुल मिला के डीजे हमारा 5.6 सेकंड बाद खुलेगा। यानी अगर MP हमारा 0 पर है और GR किसी नाच पर फंस गया तो डीजे हमारा कुल मिला के 5.6 सेकंड बाद ही खुलेगा। ये भी क्वेश्चन बहुत ही पूछा जाता है इंटरव्यू वगैरह में। तो इस तरह आज के इस वीडियो में हमने कई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और इंटरव्यू वाले क्वेश्चन हमने डिस्कस किए, और फीडिंग पावर सर्किट के बारे में डिटेल हमने एक वीडियो बना रखी है, उसमें भी आप देख सकते हैं। ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल पे वीडियो ज़रूर देखा करें। थैंक यू।